दोस्तों करियर वृतासु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ दोस्तों, जो कि घटना चक्र की आय दृष्टि के क्विक रिवीजन से संबंधित है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे अद्यतन पर्यावरण विज्ञान। दोस्तों देखिए, एक अन्य महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए, घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इनिशिएटिव कंप्लीट करा दिया गया है। 2021 से लेकर 2012 तक के पेपर कंप्लीट करा दिए गए हैं। इसको आप लोग पूरा देख डालिए, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस 100+ क्वेश्चन दोस्तों निश्चित रूप से आपको एग्जाम में इससे मिल जाएंगे, गारंटी देता हूँ। आय दृष्टि से और घटनासार से आपको 30+ क्वेश्चन मिल जाएंगे। दोनों की प्लेलिस्ट बना दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। केवल 90 क्वेश्चन आपको काट कूट के सही करने हैं। 12 दिन बचा है, केवल इतना देख लीजिए, ज्यादा लोड मत लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों जो लोग नए हैं। देश का पहला सीविड पार्क कहाँ पे खोला गया दोस्तों? तो तमिलनाडु में देश का पहला सीविड पार्क खोला गया है। इस पार्क की स्थापना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत की जाएगी। ठीक है दोस्तों, सीविड पार्क को विशेष आर्थिक क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया जाएगा। क्लियर होगी बात दोस्तों? और सीविड बेसिकली है क्या? लाल, हरे और भूरे समुद्री शैवाल है। ठीक है दोस्तों, बस इतना ध्यान रखिए, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में भी आपके काम आएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए, कार्बन तटस्थ कृषि का आपका न्यूज है। दोस्तों देखिए, कार्बन तटस्थ कृषि, केरल सरकार ने बजट 2022-23 में कार्बन तटस्थ कृषि को अपनाने का निर्णय किया है। तो ऐसा करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। बस यही आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके दोस्तों देखिए, इसका फायदा क्या है। भारत में कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र का योगदान लगभग 15% है। और अगर कार्बन तटस्थ कृषि को पूरे भारत में लागू कर दिया जाए तो ये मान के चलिए कि जो हमारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है उसमें काफी योगदान मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों वैश्विक देखते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों देखिए, ये वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इसमें यह बोला गया दोस्तों, 2021 में वैश्विक स्तर पर लगभग 94 गीगावाट पवन ऊर्जा स्थापित की गई। और यह जो वर्ष रहा है 2020 के बाद दूसरा श्रेष्ठ वर्ष रहा है इस वृद्धि के मामले में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे क्या है इसमें। यह वृद्धि 2020 में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता से 1.8% कम है। ठीक है, अब देखिए, 94 गीगावाट क्षमता में सर्वाधिक भागीदारी क्रमशः चीन की है, अमेरिका की है और ब्राजील की। ये दोस्तों देखिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत से संबंधित कोई न्यूज है। हाँ ये है। इसके बाद दोस्तों देखिए, भारत में वर्ष 2021 में कुल 1.4 गीगावाट पवन ऊर्जा स्थापित की गई, जबकि 2020 में 1.1 गीगावाट पवन ऊर्जा स्थापित की गई थी। क्लियर हो गई बात दोस्तों? भारत पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। भारत में कुल स्थापित पवन ऊर्जा लगभग 40 गीगावाट की है। तो ये मल्टीपल स्टेटमेंट वाले में आपके लिए काम करेगा। इसके बाद दोस्तों, पारे पर मिनी माता अभिसमय जो है वो कोप 4 जो है वो लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, आयोजित किया गया। अब दोस्तों देखिए, पारे पर मिनी माता अभिसमय जो है बेसिकली है क्या? इसकी चौथी बैठक जो है 2 खंडों में आयोजित हुई है। प्रथम खंड आपका 1 से 5 नवंबर 2021 के मध्य ऑनलाइन, और द्वितीय खंड दोस्तों आपका 21 से 25 मार्च के दौरान बाली इंडोनेशिया में आयोजित। क्लियर होगी बात दोस्तों? तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि ये पूछा जाएगा आपसे कहाँ पे आयोजित हुआ, बाली में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए, इसमें है क्या। इसमें दोस्तों एक घोषणा पत्र साइन हुआ, जिसमें इंडोनेशिया एक वैश्विक बाली घोषणा पत्र उसने प्रस्तुत किया है। इसमें मिनीमाता अभिसमय के पक्षकारों से वैश्विक स्तर पर हो रहे पारे के गैर कानूनी व्यापार से निपटने का आह्वान किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह घोषणा पत्र गैर बाध्यकारी है। पारे पर मिनीमाता अभिसमय वर्ष 2013 में जापान में हस्ताक्षरित हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जाएगा। अब ये बताइए दोस्तों, मिनीमाता जो बीमारी है ये किससे संबंधित है और उससे किस तंत्र पर प्रभाव पड़ता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे दिया भी है। देखिए, यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में बताने के लिए विश्व की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्यों देखिए क्या है। इस अभिसमय का नाम उस जापानी नगर मिनीमाता के नाम पर रखा गया जो 1950 के दशक में मिनीमाता रोग का केंद्र बन गया था। ठीक है, अब मिनीमाता रोग जो है पारे की गंभीर विषाक्तता के कारण होने वाला तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारी है। जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, देखिए उसका उत्तर आपको मिल गया। क्लियर हो गई बात दोस्तों? अब अगला देख लेते हैं दोस्तों, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021। अब दोस्तों देखिए, वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन जारी करता है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों देखिए क्या PM 2.5 के आंकड़ों पर यह आधारित होती है। ठीक है, ये भी मल्टीपल स्टेटमेंट वाले में महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक औसत PM 2.5 सांद्रता की दृष्टि से शीर्ष 3 देश हैं आपके बांग्लादेश, चाड और पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, इस दृष्टि में भारत जो है वो 5वें स्थान पर है। बस आपको यही देखना है दोस्तों, टॉप में कौन है और भारत का स्थान क्या है। अब इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं, लगातार चौथे वर्ष विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली है।
क्लियर हो गई बात दोस्तों। PM 2.5 की सांद्रता जो है वो 85 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं दक्षिण एशिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 11 शहर शामिल हैं। ठीक है, अब भारत का कोई भी शहर WHO वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश के तहत निर्दिष्ट जो PM स्तर है, PM 2.5 के स्तर को प्राप्त नहीं कर सका है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, मतलब वो निर्दिष्ट स्तर क्या है, 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए, लेकिन उसके स्तर को कोई भी शहर भारत का प्राप्त नहीं कर सका। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, IQAR जारी करता, ध्यान रखिए। अब भारत की आर्कटिक नीति जो है दोस्तों, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत की आर्कटिक नीति घोषित की गई है। इसका शीर्षक भारत और आर्कटिक सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण है। ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देख लेते हैं दोस्तों। भारत के आर्कटिक के साथ जुड़ाव की शुरुआत वर्ष 1920 में पेरिस में स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। भारत ने वर्ष 2007 में आर्कटिक हेतु अपने प्रथम वैज्ञानिक अभियान को लॉन्च किया था। ये आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों 2008 में स्वालबार्ड स्थित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस में भारतीय अनुसंधान स्टेशन हिमाद्री को राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे दोस्तों 2016 में भारत की सुदूर उत्तरी वायुमंडलीय प्रयोगशाला की स्थापना ठीक है की गई है। कहां पे की गई है, ग्रुव बडेट में। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखिए बस, बाकी आपको कुछ करना नहीं है। 2014 में कांस जार्डेन में इंड आर्क नामक भारत की प्रथम बहु सेंसर मूर्डे वेधशाला की तैनाती हुई थी। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बस जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको टिक करके बता दिया। इसके बाद दोस्तों देखिए डीप ओशन मिशन जो है पृथ्वी के विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों। इसका अवधि जो है 5 वर्ष का है, 2021 से लेकर 2026 तक। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दोस्तों देखिए बेसिकली किया क्या जाएगा, यह एक बहुमंत्री स्तरीय बहुविषयक कार्यक्रम है, यह केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना है। ठीक है, इसे मिशन का प्रस्ताव पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया है। इसके तहत दोस्तों किया क्या जाएगा, 3 व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक जाने हेतु एक मानव युक्त पनडुब्बी का विकास किया जाएगा। बस यही आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। अभी तक कुछ चुनिंदा देश जैसे अमेरिका, फ्रांस, जापान, रूस और चीन ही ऐसी प्रौद्योगिकी से युक्त हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर भारत को मिल जाएगी तो आप समझिए भारत इसमें अग्रणी देशों में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस बाकी आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। डीप ओशन मिशन और महासागरीय संसाधनों के माध्यम से भारत का लक्ष्य $100 बिलियन से अधिक की ब्लू इकोनॉमी को प्राप्त करना है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 से 2030 को सतत विकास के लिए महासागर मिशन का दशक घोषित किया है। ये भी आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। वो फरवरी 19 में प्रतिपादित भारत सरकार के विजन न्यू इंडिया 2030 में भी ब्लू इकोनॉमी को समृद्धि के 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक में माना गया है। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अरावली जैव विविधता पार्क जो है भारत का प्रथम OECM स्थल है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं देखिए 2 फरवरी को क्या है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस था। ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया दिवस का। ठीक है, इसके अवसर पर गुरुग्राम स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला OECM स्थल घोषित किया गया। अब देखिए सबसे पहले चीज देखिए क्या है, अरावली जैव विविधता पार्क है क्या बेसिकली, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानने से पहले हम लोग देखेंगे क्या कि इसमें है क्या कंटेंट। अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला OECM स्थल घोषित किया गया। यह दर्जा IUCN ने प्रदान किया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब देखिए बेसिकली क्या है, गुरुग्राम स्थित 40 वर्ष पुराने खनन स्थल को एक शहरी वन के रूप में परिवर्तित करने के माध्यम से अरावली जैव विविधता पार्क को विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यह पार्क गुरुग्राम नगर निगम और IM गुड़गांव का संयुक्त उद्यम है। क्लियर होगी बात दोस्तों, 392 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। अब ये देखिए पर्यावरण अनुसंधान और शिक्षा केंद्र के अध्ययन के अनुसार यह पार्क दिल्ली NCR की लगभग 7% ऑक्सीजन आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अप्रैल 2021 में गुरुग्राम नगर निगम ने वर्ष 2031 के लिए अरावली जैव विविधता पार्क की पारिस्थितिकी बहाली और संरक्षण हेतु हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के साथ समझौता किया है। ठीक है, यह पार्क एक बड़े कार्बन सिंक का कार्य करता है, विभिन्न अध्ययनों को संचालित करने का एक समृद्ध स्रोत है। अब देख लेते हैं दोस्तों OECM क्या है। अब बेसिकली OECM क्या है दोस्तों, ये आपका अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, ये इसका फुल फॉर्म है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, यह उन क्षेत्रों हेतु एक संरक्षण दर्जा है जो संरक्षित क्षेत्रों के बाहर प्रभावी रूप से जैव विविधता के यथास्थान संरक्षण में सफल रहते हैं। ठीक है दोस्तों, नवंबर 18 में जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों में के 14वें सम्मेलन में OECM की निम्नलिखित परिभाषा को अंगीकृत
किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये संरक्षित क्षेत्र है, परिभाषा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बेसिकली क्या है, जैव विविधता के यथास्थान संरक्षण हेतु सकारात्मक और दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त करने के तरीकों में से शासित और प्रबंधित। ठीक है दोस्तों, तो ये इन सीटू कंजर्वेशन का एक हिस्सा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा इस बार एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद दोस्तों नए भारतीय रामसर स्थल जो है वो घोषित किया गया 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर 2 नई आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया दोस्तों। अब ये भूमियां कौन कौन सी है देख लेते हैं दोस्तों। 2 आर्द्रभूमियां हैं, खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, अब भारत इस प्रकार रामसर स्थल की कुल संख्या बढ़कर 49 हो गई है भारत में, जो दक्षिण एशिया में सर्वाधिक है। ठीक है दोस्तों, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, भारत में कितनी संख्या है और यूपी में कितनी है, यूपी में 10 हो गई है। ठीक है, अब खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य मीठे पानी की आर्द्रभूमि है, ये ध्यान रखिए, ये भी पूछा जा सकता है। या जामनगर जिला गुजरात में कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है, या पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक बाढ़ मैदान आर्द्रभूमि है। ठीक है, इस प्रकार उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या अब 10 हो गई। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, देखिए 2 चीजें एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, 49 भारत में और यूपी में 10। ठीक है, अब देखिए इसके पूर्व देख लेते हैं दोस्तों। इसके पूर्व क्या किया कि 14 अगस्त को 4 नई आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि निर्दिष्ट किया गया था। ठीक है, इसमें गुजरात के 2 थे, बदवाना आर्द्रभूमि और थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य। हरियाणा के 2 थे, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्लियर हो गई बात, बाकी इसके बारे में जानकारी है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद दोस्तों सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य को TX2 अवार्ड दिया गया दोस्तों। TX2 मतलब X2 मतलब दोगुना करना, मतलब टाइगर की संख्या को दोगुना करना, मतलब TX2। ठीक है, अब दोस्तों देखिए भारत के सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य को प्रतिष्ठित TX2 अवार्ड प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त बर्दिया नेशनल पार्क को भी नेपाल को भी TX2 अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। दोनों एग्जाम में पूछा जा सकता है मल्टीपल स्टेटमेंट में। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। दोनों स्थलों को 2010 की तुलना में बाघों की आबादी में दोगुनी वृद्धि करने के लिए पुरस्कृत किया गया। इसके बाद दोस्तों नेपाल स्थित, ठीक है, खाटा वन संरक्षण क्षेत्र को बाघ संरक्षण उत्कृष्टता अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य तमिलनाडु के ईरोड जिले में स्थित है, ये स्थान आपके लिए याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कहाँ पे स्थित है ये। ठीक है, 2013 में इसको बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह अभ्यारण्य नीलगिरी जैव मंडल भूदृश्य में का अंग है, जहां विश्व में बाघों की सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, 2011 में इस बाघ अभ्यारण्य में मात्र 25 बाघ ही थे, लेकिन वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 80 तक पहुंच गई है। क्लियर हो गई बात, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आएगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। TX2 अवार्ड, अब देखिए बेसिकली है क्या ये, बाघ संरक्षण अवार्ड निम्नलिखित संगठनों की भागीदारी में प्रदान किए जाते हैं। CATS मतलब कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। ठीक है, फौना एंड फ्लोरा इंटरनेशनल, ग्लोबल टाइगर फोरम, ICUN, ठीक है, पैथेरा, ठीक है, UNDP, लॉयंस एयर, वन जीव संरक्षण सोसाइटी, WWF की टाइगर्स अलाइव पहल। ठीक है दोस्तों, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, एक बार रीडिंग मार लीजिए बस। अब दोस्तों देख लेते हैं भारत वन रिपोर्ट 2021, 17वीं वन रिपोर्ट थी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन से नंबर की थी, तो 17वीं थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों देखिए कुल क्षेत्र जो वन और वृक्षाच्छादित है वो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कुल वनावरण जो है वो आपका कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रश्न में वनावरण अगर पूछेगा तो 21.71%, और अगर वन और वृक्षावरण पूछता है तो 24.62%। तो इस पे ध्यान से टिक करिएगा दोस्तों, क्योंकि गलत भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के 21.71% भाग पर वनावरण तथा 2.91% भाग पर वृक्षावरण, कुल 24.62% है। तो ये आप लोग याद कर लीजिए, बस इतना याद कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा एक लाइन से। इसके बाद दोस्तों देखिए वन की रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्यों में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य मिजोरम है, फिर अरुणाचल है और फिर मेघालय। प्रतिशत भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 84%, 79% और 76%। तो ये आपको ध्यान रखना है, टॉप 3। इसके बाद दोस्तों ISFR 19 की तुलना में 21 में देश में वनावरण में 0.22% और वृक्षावरण में 0.76% की वृद्धि हुई है। क्लियर हुई बात दोस्तों, और टोटलिटी में 0.28% की वृद्धि हुई है। इसके बाद दोस्तों 2019 की तुलना में 21 में वनावरण में वृद्धि की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक और झारखंड। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है वृद्धि में शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं।
इसके बाद दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य जो सो मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। इतना ही दोस्तों आप लोगों को केवल करना है, बस इसके ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें। अब उत्तर प्रदेश कहा जाते हैं दोस्तों। देखिए उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में वनावरण वर्ग किलोमीटर में कितना है दोस्तों? वर्ग किलोमीटर में 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक क्षेत्र का 6.15% है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 6.15% याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में वनावरण का परसेंटेज है। इसके बाद दोस्तों देखिए उत्तर प्रदेश में वनावरण में 0.08% की वृद्धि हुई है। और उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण जो है दोस्तों 7,421 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र का 3.08% है। इसके बाद दोस्तों देखिए उत्तर प्रदेश में वनावरण और वृक्षावरण का क्षेत्रफल दोस्तों टोटल इतना दे दिया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद दोस्तों 2021 के अनुसार ISFR उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाला जिला है भदोही। बस इतना एक एक याद कर लीजिए। भदोही न्यूनतम में भदोही है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला 3 जिला है आपका सोनभद्र, चंदौली और चित्रकूट। क्लियर हो गई बात दोस्तों? तो सोनभद्र याद रख लीजिए, बस आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? चलिए अब ये आपका ISFR हो गया। मैंग्रोव क्षेत्रफल देख लेते हैं दोस्तों। 4,992 वर्ग किलोमीटर, 0.15%। इसके बाद दोस्तों सर्वाधिक मैंग्रोव वन आच्छादित राज्य आपका पश्चिम बंगाल है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इस बार भी पूछा जा सकता है। ISFR 21 में देश में मैंग्रोव आवरण में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं वन क्षेत्र। वन क्षेत्र में शीर्ष 10 देश जो हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों? तो सबसे पहले दोस्तों रूस है, और टॉप 10 में आपका 10वें नंबर पे इंडिया भी आता है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? तो 24.3%। क्लियर हो गई बात? इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद दोस्तों काजू वैली आर्द्रभूमि तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य बन गया। ठीक है, तमिलनाडु सरकार द्वारा काजू वैली आर्द्रभूमि को राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। बस इतना ध्यान रखिए दोस्तों। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है। ठीक है, इस आर्द्रभूमि को पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात? बस बाकी आप देख लीजिएगा किसका किसका निवास स्थान है। काली पूंछ वाली चंचुकी, ठीक है, यूरेशियन करलिव, सफेद सारस आदि मध्य एशिया और साइबेरिया जैसे ठंडे उप आर्कटिक क्षेत्रों के प्रवासी पक्षियों के लिए यह आहार स्थल है। ठीक है, ये आपके लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला देख लेते हैं। नए वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश जो है जारी किए गए हैं। इसमें दोस्तों बेसिकली है क्या? WHO ने नए वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें 6 प्रमुख वायु प्रदूषकों ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, PM2.5 और PM10 के लिए और अधिक कठोर मानक की घोषणा की गई है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? बस इतना ध्यान रखिए, बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। स्मॉग टावर नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के आनंद विहार नई दिल्ली में भारत के पहले क्रियाशील स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया। ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला है आपका कहाँ पर खोला गया बताइए? आनंद विहार में। ठीक है दोस्तों, आनंद विहार नई दिल्ली। क्लियर हो गई बात? चलिए इसके बाद दोस्तों देखिए नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका 2021 का विषय स्वस्थ वायु और स्वस्थ ग्रह है। ठीक है दोस्तों, ये आप इतना आप ध्यान रखिए। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूछा जाता है। दिवस और विषय का वीडियो, थीम का विषय, दिवस और थीम का वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देख डालिए। ठीक है, यह एक ऐसी संरचना है जो एयर प्यूरिफायर के रूप में वायु प्रदूषण को कम करने हेतु निर्मित किया गया है। इसकी ऊंचाई क्या है? 20 मीटर से अधिक ऊंचाई है। ठीक है, इसका निर्माण कौन किया है दोस्तों? प्रबंधन सलाहकार के रूप में NBCC लिमिटेड के साथ टाटा प्रोजेक्ट्स द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत गैर प्राप्ति शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन हेतु प्रण नामक पोर्टल का शुभारंभ किया गया था इसी अवसर पर। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत गैर प्राप्ति शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन हेतु प्राण या प्रण जो कह लीजिए आप नामक पोर्टल का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश का पहला स्मॉग टावर नवंबर 21 में नोएडा में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अन्य स्मॉग टावर कहाँ कहाँ हैं दोस्तों। 7 सितंबर 2021 को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों 23 अगस्त को स्मॉग टावर का उद्घाटन कर्नाटक प्रदेश नई दिल्ली में किया था। ठीक है दोस्तों, इतना आपका हो गया। अब दोस्तों देख लेते हैं पराग कैलेंडर। अब दोस्तों देखिए
पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पीजीआई और पंजाब विश्वविद्यालय ने चंडीगढ़ के लिए एक पराग कैलेंडर विकसित किया है। यह भारत के किसी भी शहर के लिए अपनी तरह का पहला प्रयास है। पराग कैलेंडर को लगभग 2 वर्षों तक हवाई और वायुजनित पराग और इसके मौसमी बदलावों का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। बस इतना ध्यान रखिए, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं प्रथम डुगोंग संरक्षण रिजर्व जो है, तमिलनाडु सरकार ने देश के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है। इस संरक्षण केंद्र का क्षेत्रफल इतना है 500 वर्ग किलोमीटर। आदिरामपट्टिनम से अम्मापट्टिनम तक इसका विस्तार है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल बस ये ध्यान रखिए कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार डुगोंग भारत में मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी और कच्ची की खाड़ी तथा अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। बस इतना इंपॉर्टेंट है। IUCN की लिस्ट के द्वारा वो लाल सुबेद सूची के अंतर्गत रखे गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। यह क्या है, एक स्तनपायी जलीय जीव है जो समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है। प्रतिवर्ष विश्व डुगोंग दिवस 28 मई को मनाया जाता है। चारों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये छोड़िएगा मत, ये आएगा निश्चित रूप से। इसके बाद दोस्तों सीसा युक्त पेट्रोल से वैश्विक मुक्ति जो है के लिए अभियान चलाया गया था। 30 अगस्त 2021 को 20 वर्ष चले लंबे अभियान के पश्चात यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने विश्व को शीशा मुक्त पेट्रोल से मुक्त घोषित कर दिया। अब दोस्तों देखिए, आपका शीशा मुक्त पेट्रोल अब आपका पूरा विश्व घोषित हो गया है। ठीक है, अब जुलाई 21 में अल्जीरिया शीशा युक्त पेट्रोल के प्रयोग की समाप्ति की घोषणा करने वाला अंतिम देश बना था। ठीक है, शीशा युक्त पेट्रोल के प्रयोग की शुरुआत 1922 में हुई थी और 1970 तक संपूर्ण विश्व शीशा युक्त पेट्रोल का प्रयोग कर रहा था। ठीक है, 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने विभिन्न देशों की सरकारों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं, सभी हितधारकों को भागीदारी के साथ विश्व भर में शीशा युक्त पेट्रोल के विरुद्ध स्वच्छ ईंधन और वाहन का अभियान प्रारंभ किया था। ठीक है, तो अब आपका 2021 में क्या हो गया, शीशा युक्त पेट्रोल से वैश्विक मुक्ति मिल गई। बस इतना ध्यान रखिए। अब देखिए, रामप्पा मंदिर और धौलावीरा विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, विश्व धरोहर समिति यूनेस्को की 44वीं बैठक में जो चीन में, ठीक है, चीन के फुजोई में संपन्न हुई थी। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हुई थी बैठक, 44वीं फुजोई में चीन के। अब दोस्तों इस समिति ने क्या किया, बैठक में विश्व भर में कुल 34 नए स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है संख्या। इसके बाद दोस्तों देखिए, 73वें इस बैठक में ब्रिटेन की लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी से विश्व धरोहर स्थल का दर्जा छीन लिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों 2004 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था इसे। ठीक है, इसी के साथ विश्व धरोहर स्थल का दर्जा खोने वाला विश्व का तीसरा स्थल बन गया। अब ऐसे 2 अन्य स्थल जर्मनी के डेस्ट्रेन स्थित एल्ब घाटी और ओमान की अरबेरियन ओरिक्स सेंचुरी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट आता है आपके लिए, विश्व धरोहर समिति की 44वीं बैठक के दौरान भारत के 2 नए स्थलों रामप्पा मंदिर तेलंगाना और सैंधव स्थल धौलावीरा गुजरात को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। रामप्पा मंदिर को भारत का 39वां और धौलावीरा को 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों भारत के कुल 40 स्थल हैं, जिसमें से 32 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक और 1 स्थल मिश्र श्रेणी में शामिल है। इसके बाद दोस्तों देखिए, भारत के अतिरिक्त इटली 58, फ्रांस 49 और जर्मनी 51, स्पेन 49 और चीन 56 ही ऐसे देश हैं जो सुपर 40 क्लब में शामिल है। इसके बाद दोस्तों काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले के पालमपेट में स्थित है। ठीक है, यह काकतीय राजवंश के शिल्प कौशल का द्वितीय उदाहरण है। ये आपका इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब काकतीय शासक 1213 में गणपति थे के एक सेनापति रेचाराला रुद्र ने इसे निर्माण कराया था। ठीक है दोस्तों, इसके मुख्य मूर्तिकार आपके रामप्पा थे, इसके नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ के स्थापित देवता जो है रामलिंगेश्वर स्वामी हैं। ठीक है, इसलिए इसे रामलिंगेश्वर मंदिर भी कहते हैं। शिव मंदिर होने के कारण इसे रुद्रेश्वर भी कहा जाता है। ठीक है, मार्को पोलो द्वारा इस मंदिर को दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा भी बोला गया था। ये सब आपका इतिहास के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये करंट के दृष्टिकोण से नहीं है, इंपॉर्टेंट इतिहास के दृष्टिकोण से। 27 जुलाई 21 को गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धौलावीरा एक हड़प्पा कालीन शहर है जिसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों बेसिकली क्या है, यह विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल होने या सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है भारत का। ठीक है, पाकिस्तान स्थित मोहनजोदड़ो प्रथम हड़प्पाई स्थल है जिसे 1980 में यूनेस्को में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, सैंधव सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों भारत के केवल हरियाणा का राखीगढ़ी और पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो हड़प्पा और गढ़वारी वाला ही ऐसे हड़प्पा कालीन स्थल है जो धौलावीरा से बड़े हैं। क्लियर हो गई बात दोस्तों।
अब देखिए, धौलावीरा की खोज 1967-68 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक जगतपति जोशी ने की थी। यह कच्छ के महान रण में स्थित है और इसे कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। गुजरात के स्थित अन्य विश्व धरोहर स्थल है अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, चंपानेर, पावागढ़ पुरातत्व पार्क और रानी की वाव। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बस आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। 14वें बाघ अभ्यारण्य को CATS की मान्यता दी गई है दोस्तों, 14 बाघ अभ्यारण्य को। ठीक है, कौन कौन से हैं देख लेते हैं दोस्तों भारत के। अब देख लेते हैं दोस्तों CATS मान्यता। मानस, काजीरंगा, औरंग ये असम में स्थित है। सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। पेंच आपका जो है महाराष्ट्र में स्थित है। वाल्मीकि आपका जो है बिहार में स्थित है। दुधवा आपका जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। परम्बिकुलम आपका केरल में स्थित है। मुदुमलाई और अन्नामलाई तमिलनाडु में स्थित है। बांदीपुर आपका कर्नाटक में स्थित है। ये आपका दोस्तों सम्मिलित करने में पूछा जाएगा, निश्चित रूप से मान के चलिए, एक क्वेश्चन पक्का। मैं आउट कर रहा हूँ दोस्तों इसको, ये आना ही आना है दोस्तों इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस बार दोस्तों 2022 में 14 बाघ अभ्यारण्यों से पूर्व भारत के 3 अन्य स्थलों को भी CATS की मान्यता प्रदान की जा चुकी है। ठीक है दोस्तों, 3 अन्य स्थल कौन से हैं? लैंसडाउन वन प्रभाग उत्तराखंड, रामनगर वन प्रभाग उत्तराखंड। ठीक है, और तीसरा है आपका 24 परगना वन प्रभाग पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, अब भारत नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान तथा सिखोती अलिन राष्ट्रीय उद्यान को भी CATS की मान्यता दी गई है। इसके बाद दोस्तों 13 टाइगर रेंज देश कौन कौन से हैं दोस्तों, उसमें भारत भी शामिल है। भारत टॉप पे है। ठीक है, फिर बांग्लादेश, फिर नेपाल, फिर भूटान, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन और रूस। इसमें दोस्तों क्वेश्चन क्या बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन टाइगर रेंज देश नहीं है? ठीक है, समझ गए ना कैसे पढ़ना है। अब CATS क्या है बेसिकली उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड बाघ संरक्षण में संलग्न किसी क्षेत्र या स्थल के लिए एक स्वैच्छिक और स्वतंत्र योजना है। यह एक ऐसा वैश्विक रूप से स्वीकार संरक्षण साधन है जो बाघों के प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानक निर्धारित करता है। ठीक है दोस्तों, WWF के बाघ एवं संरक्षण क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा इसे विकसित किया गया है। यह योजना 13 टाइगर रेंज देशों के बाघ संरक्षण क्षेत्रों में प्रबंधन की प्रभावकारिता में सुधार हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसे 2013 में लॉन्च किया गया दोस्तों। ठीक है, CATS वर्ष 2022 तक जंगली बाघों की संख्या को दोगुनी करने के वैश्विक लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। 13 में से 7 टाइगर रेंज देशों यथा बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, मलेशिया, नेपाल और रूस द्वारा CATS योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? चलिए, इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं देश का 51वां बाघ अभ्यारण्य कौन खुला हो गया दोस्तों। तमिलनाडु सरकार ने 5वें बाघ अभ्यारण्य की स्थापना हेतु अधिसूचना जारी की है। ये श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई दोस्तों है। ये देश का 51वां बाघ अभ्यारण्य भी है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? श्री विल्लीपुथूर सफेद विशाल गिलहरी वन्य जीव अभ्यारण्य और मेघामलाई वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों के 1,01,657 हेक्टेयर क्षेत्र को सम्मिलित कर इस बाघ अभ्यारण्य का सृजन किया गया। इसके बाद दोस्तों 2016 में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया था, जो कि भारत का 50वां बाघ अभ्यारण्य है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? चलिए, बस इतना ध्यान रखिए। 51वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों? श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई। बस ध्यान रखिए इतना। इसके बाद दोस्तों इसका क्षेत्रफल दोस्तों देखिए दिया है, आंतरिक क्षेत्र, बफर क्षेत्र, संपूर्ण क्षेत्रफल। बस ये एग्जाम में डेटा नहीं पूछेगा दोस्तों। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित अन्य बाघ अभ्यारण्य क्या है? 17वां कलक्कड़ मुंडनथुरई 2007 में स्थापना हुई। 29वां अन्नामलाई 2007 में। फिर आपका 36वां मुदुमलाई 2007 में। फिर आपका सत्यमंगलम 2013 में। फिर आपका 51वां श्री विल्लुपुथूर मेघामलाई 2021 में। ठीक है, नवीनतम बाघ गणना के अनुसार 2018 में भारत में बाघों की संख्या 2967 थी। ये इंपॉर्टेंट है। बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में 526 दर्ज की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है, जिनकी संख्या 6 है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका पर्यावरण का कंप्लीट वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं रक्षा विज्ञान से संबंधित करंट अफेयर के तथ्य